फंक्शन हमने किया था लास्ट टाइम, फंक्शन से ही रीस्टार्ट करते हैं। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, गेट वैलिड अंडरस्कोर सैलरी। ये चेक करके बताएगा कि आपकी सैलरी वैलिड है या नहीं है। कैसे वैलिडिटी होगी? अगर आपकी सैलरी सेल ग्रेड के किसी ग्रेड में एग्जिस्ट करती है तो आपकी सैलरी वैलिड है, क्योंकि वहाँ हमारे पास लो सेल का सबसे लोएस्ट रिकॉर्ड जो है वो 700 का है, तो लेस देन 700 की सैलरी इनवैलिड होगी, और हाईएस्ट शायद 5000 समथिंग है, तो मैक्सिमम जो होगी हाईएस्ट वैलिड वैल्यू 5000 हो सकती है, जो उसका क्राइटेरिया है ग्रेड 5 के लिए। उससे अगर ग्रेटर होगी तो वो वैलिड नहीं है। तो हम ये चेक करेंगे कि जो भी यूज़र सैलरी इंसर्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ इंसर्शन इनटू ईएमपी वैलिड है या नहीं। क्रिएट रिप्लेस फंक्शन वैलिड अंडरस्कोर सैलरी। सैलरी के अंदर हम पहले तो यूज़र से सैलरी लेंगे, जो यूज़र सैलरी दे रहा है उसको चेक करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा पैरामीटर। हमने कहा कि हमारा पैरामीटर है वी अंडरस्कोर सेल, डेटा टाइप कैसी होगी इसकी नंबर, रिटर्न क्या करेगा ये बूलियन। यही बताना है ना आपको वैलिड है या नहीं है, तो वैलिड है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, यही कॉन्सेप्ट होगा। इस एक हमने वेरिएबल ले लिया वी अंडरस्कोर ग्रेड के लिए, और ग्रेड की डेटा टाइप उस टेबल के अंदर कौन सी है, वो भी नंबर है, कॉलम इक्वल टू 0। ठीक, बिगिन में आने के बाद हमने कहा सेलेक्ट ग्रेड इनटू वी अंडरस्कोर ग्रेड, ग्रेड गेट करे और हमारे वेरिएबल वी अंडरस्कोर ग्रेड में मूव कर दे। फ्रॉम स्कॉट डॉट सेल ग्रेड वेयर सेल वी अंडरस्कोर सेल बिटवीन लो सेल एंड हाई सेल, उस ग्रेड को मूव करें जहाँ पर हमारी सैलरी इन दो सेल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। अगर सैलरी बिटवीन 700 टू 1200 है तो इट्स मीन ग्रेड 1 होगा। अगर 1201 टू 14 या जो भी अमाउंट है तो ग्रेड 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और अगर कोई भी नहीं है इट्स मीन नो डेटा फाउंड। अगर ग्रेड मिल जाता है इसका मतलब है क्यूरी ने रिटर्न कर दिया सक्सीड, तो रिटर्न कर दे को हमें ट्रू। और अगर ऐसा नहीं होता तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगा नो डेटा फाउंड का, कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला आपको, कोई ग्रेड ही नहीं मिल पाया। तो हमने कहा कि व्हेन नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड, देन क्या करें, रिटर्न कर दो फॉल्स। व्हेन अदर्स, व्हेन अगर अदर्स है तो क्या करें, रिटर्न फॉल्स। अगर कोई और भी है तो यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि आप मैसेज को डिस्प्ले तो करेंगे नहीं यहाँ पर, और कोई मैसेज को रिटर्न भी नहीं कर सकते क्योंकि रिटर्न टाइप भी बूलियन नहीं है, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर वैलिड है तो वैलिडिटी की सूरत में ही रिटर्न करें, और अगर कोई भी एरर रेज होता है चाहे वो नो डेटा फाउंड का हो या इसके अलावा कोई भी एरर हो, तो उस सूरत में हमेशा फॉल्स को ही रिटर्न करें, यानी इंफॉर्मेशन वैलिड नहीं। ठीक है जी। फंक्शन क्रिएटेड, select text from user underscore source where name is equal to add underscore emp। ये प्रोसीजर था हमारा, add underscore emp के अंदर इंसर्शन कर रहा था, वैल्यू आपसे गेट कर रहा था इन पैरामीटर के अंदर। वैल्यू गेट करने के बाद emp को चेक किया, emp वैलिड है तो रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया नल की सूरत में, नहीं तो यहाँ से इंसर्ट किया, डुप्लीकेट में इस फॉर्म में इंसर्ट किया। और इसमें ऑलरेडी आईडी के लिए भी प्रोसीजर कॉल हो रहा है, इंसर्शन के लिए भी प्रोसीजर कॉल हो रहा है, दोनों के लिए प्रोसीजर के थ्रू ही हम स्टेप ले रहे हैं। ये हमारा कोड आ गया। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर,
ऐड अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर सेल। तो सेल की वैलिडिटी को यहाँ पे हम चेक करने जा रहे हैं। यूज़र से EMP NO हमें नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट इसको ऑटो जनरेट करवाएंगे। ठीक है, ऑटो जनरेट करवाएंगे तो EMP नल है, डुप्लीकेट है, ये सिनेरियो रेज ही नहीं होगा। फिर तो डायरेक्ट एक ही कॉन्सेप्ट है, इसको भी हटा दीजिए आप। नेस्टेड ब्लॉक की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैक्स आईडी गेट करें आप और डायरेक्ट मैक्स आईडी गेट करने के बाद रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दें। ठीक है, ये एक्सेप्शन भी रेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जब ऑटो जनरेट कर रहे हैं आप तो डुप्लीकेट का सिनेरियो ही नहीं है। हाँ, एक्सेप्शन एक ये लगाते हैं, एक्सेप्शन व्हेन अदर्स। 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं ना, तो डिपार्टमेंट नंबर की वैलिडिटी को चेक नहीं कर रहे। एक्सेप्शन व्हेन अदर्स, अगर अदर्स है तो क्या करें? हमने कहा कि आप ये करो कि %D, और अब एरर क्या हो सकता है ये तो हमें नहीं पता, तो हमने कहा कि SQL एरर मैसेज जो भी है डिफ़ॉल्ट का वो शो कर दो विथ कोड। SQL कोड, जो भी डिफ़ॉल्ट मैसेज है, जो भी एरर कोड है उसको आप शो कर दो। अच्छा जी, रिकॉर्ड हमने ले लिया, ई-नेम ले लिया यूज़र से, जॉब, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, और एक वेरिएबल ले लिया मैक्स आईडी। ऑटो जनरेट करी प्रोसीजर, और प्रोसीजर करने के बाद हम इंसर्ट करने के लिए आ गए। अभी सैलरी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमने एक चेक किया V_सेल हमारे पास पहले भी है, तो हमने कहा कि एक काम ये करो कि आप V_सैलरी कर दो, डेटा टाइप नंबर, बूलियन, क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है वो बूलियन है। फंक्शन जब कॉल करेंगे तो फंक्शन की रिटर्न वैल्यू आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी। कौन से वेरिएबल में स्टोर होगी? V_सैलरी में स्टोर होगी। तो वहाँ जो फंक्शन की रिटर्न टाइप हम क्रिएट करके आए हैं वो भी बूलियन है, लिहाजा ये जो रिटर्निंग वेरिएबल होगा इसकी भी डेटा टाइप वही होगी जो आप वहाँ पर क्रिएट करके आ चुके हैं, लिहाजा इसको भी हमने बूलियन ही ले लिया। जैसे बिगिन स्टार्ट हुआ तो हमने कहा कि क्या करो आप V_सैलरी के अंदर असाइन कर दो वैलिड_सैलरी था या सेल था? प्रोसीजर फंक्शन का नेम क्या था? वैलिड सेल। चलें, एरर आएगा तो पता चल जाएगा। और सैलरी कौन सी होगी? तो हमने कहा कि हमारी V_सेल को लेकर चेक करो कि ये वैलिड है भी या नहीं है। यहाँ पे हमने कॉल कर लिया फंक्शन। अब यहाँ से आपको रिप्लाई क्या आएगा? या तो वहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा ट्रू या रिटर्न मिलेगा फॉल्स। ट्रू मिलेगा इसका मतलब है सैलरी वैलिड है, फॉल्स मिलेगा इसका मतलब है इनवैलिड है, और हमें वैलिड फॉर्म में ही इंसर्शन करनी है। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास वहाँ पर MGR का फंक्शन भी था जो हमने लास्ट क्लास में शायद क्रिएट किया था, कि चेक करो कि MGR वैलिड है या नहीं है, क्या था ना वो? शायद get_MGR था। चलें, एक हमने ले लिया valid_MGR और उसकी टाइप भी बूलियन ही थी, दोनों को एक साथ कॉल करते हैं। फिर हमने कहा कॉल करो valid_MGR कॉलन इक्वल टू get_MGR, और कौन से MGR को? तो MGR का पैरामीटर इस वक्त हमारे पास नहीं है, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। मैंने कहा V_MGR और डेटा टाइप कैसी होगी? नंबर। तो यूज़र ने जो भी MGR दिया उसको जाके चेक करो कि वो वैलिड है भी या नहीं है। एक और फंक्शन कॉल कर लिया, एक सैलरी की वैलिडिटी को चेक कर रहा है, एक MGR की वैलिडिटी को चेक कर रहा है। हमने चेक किया इफ़ V_सैलरी इक्वल टू ट्रू, अगर सैलरी वैलिड है यानी ट्रू रिटर्न हो रहा है। साथ ही साथ चेक करो कि valid_MGR क्या ये भी ट्रू है? अगर दोनों ट्रू हैं
तो फिर तो आप इंसर्शन कर दो, जो नॉर्मली इंसर्शन होनी चाहिए, ठीक। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इनमें से किसी भी एक वैल्यू में कोई भी एक फंक्शन आपको रिटर्न फॉल्स कर देता है, या तो एमजीआर फॉल्स है या सैलरी फॉल्स है, फिर भी आपको इंसर्शन तो करनी नहीं है। एल्स क्या करो आप, M% ऑफ डी इनवैलिड डेटा, प्लीज चेक, इफ का चेक, इफ से एक्सेप्शन थोड़ी आएगा, वो तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आ सकता है लेकिन यूजर डिफाइन बनाना पड़ेगा, डिफॉल्ट पे नहीं आएगा। एल्स प्लीज इंटर वैलिड डेटा, ये हमने मैसेज दे दिया, एंड शो एरर, कोई नेस्टेड तो नहीं बनाया था मैंने। कह रहे हैं कि v_mgr क्या है, v_mgr कहाँ पे लिया है भाई? अच्छा सही, ये लिया है मैंने, लेकिन यहाँ पर कॉमा नहीं लगा, एक पैरामीटर ऐड किया था, सही। एग्जीक्यूट ऐड अंडरस्कोर emp अंडरस्कोर सेल, सेल के अंदर हमने कहा कि नेम होगा इसका दिस वन, इसके बाद सैलरी होगी, जॉब टाइप होगी सेल्समैन, जॉब टाइप के बाद इसकी सैलरी होगी 1000, पहले मैं वैलिड डेटा दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट नंबर होगा 30 और mgr होगा 7788, स्कॉट का mgr है, कह रहा है रिकॉर्ड क्रिएटेड विद 8203। क्या हुआ, आपने तमाम तर पैरामीटर की वैल्यू पास की, वैल्यू लेने के बाद वो गया, एक वेरिएबल मैक्स क्रिएट किया, एक वी सेल क्रिएट किया, एक वैलिड mgr क्रिएट किया, वैलिड अंडर सेल के अंदर सैलरी को सेंड किया कि जाके चेक करो कि वैलिड है या नहीं है, वहाँ से रिप्लाई आया कि 1000 की सैलरी वैलिड है, इसमें स्टोर क्या हो गया, ट्रू। mgr आपने सेंड किया गेट mgr को, तो मैनेजर के आईडी से मालूम चला कि 7788 स्कॉट भी है, इसने भी रिटर्न कर दिया ट्रू। तो आपने कहा कि अगर ये भी ट्रू है एंड मैनेजर भी ट्रू है, जब दोनों ही ट्रू हैं, दोनों ही वैलिड हैं, तो रिकॉर्ड को क्रिएट कर दो। तो उसने एक और प्रोसीजर कॉल किया जिसके अंदर आईडी जनरेट हो रही है और रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया, सही। अब आते हैं इनवैलिड साइड पर। अगेन हमने कहा कि जी ये दोनों अमाउंट तो हैं, सैलरी होनी चाहिए 100, बाकी दो इन्फॉर्मेशन सही हैं, mgr भी वैलिड है, डिपार्टमेंट भी वैलिड है। इंसर्ट कह रहा है इनवैलिड डेटा प्लीज इंटर वैलिड डेटा, क्योंकि सैलरी mgr तो सही था, पहले भी यही था, सैलरी का क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, सैलरी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए उसने आपको इंसर्ट करने नहीं दिया। इट्स मीन कि ये जो दो फंक्शन आपने कॉल किए हैं वैलिड अंडरस्कोर सेल और वैलिड अंडरस्कोर mgr, तो सैलरी ने इनवैलिड रिटर्न कर दिया। और अगर आपने इफ़ के साथ एंड का ऑपरेटर यूज़ किया तो एंड अपने से पहले और बाद में दोनों कंडीशन को जब ट्रू होंगी तभी ट्रू कंसिडर करेगा, ठीक है। जब दोनों साइड से रिटर्न ट्रू मिलेगा तभी वो इंसर्ट होगा, अगर एक साइड से भी आपको फॉल्स मिल गया तो वो इंसर्ट नहीं करेगा। और अगर आपने यहाँ पे लगा दिया और, तो बस दोनों में से कोई भी एक ठीक होगा, वो इंसर्ट कर देगा। जैसे अभी mgr सही था तो mgr ठीक था, वो इंसर्ट कर देगा, सैलरी चाहे इनवैलिड ही क्यों ना हो। अब आपके पास जितने भी कॉलम हैं, आप तमाम तर कॉलम्स के लिए फंक्शन क्रिएट करके एंड के साथ इसको चेक कर सकते हैं कि एंड ये भी हो, एंड दिस भी हो, एंड दिस भी हो। जब सारे ट्रू हों तो फिर इंसर्ट करो, वरना इंसर्ट नहीं करना। अच्छा, सेकंड क्राइटेरिया चेक करते हैं। सैलरी हमारे पास वैलिड है, लेकिन हमने कहा कि आप क्या करो कि 7000 की एक मैनेजर को लेकर रिकॉर्ड क्रिएट करो। तो पहले भी हमने 1000 सैलरी से रिकॉर्ड क्रिएट किया था, अभी भी क्रिएट किया, लेकिन यहाँ मैनेजर वैलिड था, मैनेजर इनवैलिड।
ठीक है। चाहें तो आप इसको सेपरेटली मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, कोड बढ़ जाएगा। आप कहते हैं इनवैलिड सैलरी, या आप कहना चाहते हैं कि जी पर्टिकुलर मालूम चले, क्योंकि ये तो कॉमन मैसेज है। अब इससे ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि सैलरी का प्रॉब्लम है या एमजीआर की प्रॉब्लम है। तो वो तो हर फील्ड के मुताबिक डेटा रिटर्न हो जाएगा, मैसेज मिल जाएगा, लेकिन कोड बढ़ जाएगा। आपको फिर सेपरेटली उसको चेक करना पड़ेगा। किस तरह से, जैसे आपने वहाँ पर सॉर्टिंग की थी स्टार्टिंग के अंदर, फर्स्ट हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर, थर्ड हाईएस्ट नंबर, तो जितने आप वेरिफिकेशन कर रहे थे, जितने नंबर बढ़ रहे थे, इतने कोडिंग बढ़ती चली जा रही थी। ये उस लॉजिक पे होगा, कोडिंग बढ़ जाएगी। अदरवाइज कॉमन डेटा के लिए फिर यही है। और अगर आप किसी एक अच्छी एप्लीकेशन का रिज़ल्ट देखें ना, तो वहाँ पर अमूमन एक कॉमन रिज़ल्ट ही मिल रहा होता है। अगर आप यहाँ भी चेक करें तो एरर एक वक्त में एक नहीं आता, मल्टीपल आते हैं। वो आपको मल्टीपल ऑप्शन दे देता है। एनकाउंटेड द सिंबल, सेमी कॉलन, ब्रैकेट इज इक्वल टू, कॉलन इज इक्वल टू, वो आपको मल्टीपल दे रहा होता है कि शायद इनमें से कोई मिसिंग है, आप चेक कर लो। इसका मतलब है मैसेज एक ही है, मल्टीपल टाइम पे वो एक ही मैसेज को शो कर रहा है। उसने हर एक के लिए नहीं कहा कि सेपरेट कॉलन है या सेमी कॉलन है, ये इक्वल नहीं है या कॉलन इक्वल नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। तो वो आपको एक सेपरेट मैसेज नहीं दे रहा, बल्कि कॉमन मैसेज दे रहा है। तो यही लॉजिक हमारी भी है। आपने करना क्या है, हमने एमजीआर को चेक कर लिया, सैलरी को चेक कर लिया, अब आप जॉब टाइटल को चेक करेंगे। ठीक, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो यूज़र की जॉब टाइटल को चेक करेगा। जॉब टाइटल क्या है, सेल्समैन। ठीक है जी, हमारे एम्प्लॉय के टेबल में सेल्समैन अवेलेबल है। या चलें एक टास्क थोड़ा सा प्लस कर दूं उसको। एक काम ये करें आप कि एक सेपरेट टेबल बनाएं जॉब आईडी का, उसमें आप मल्टीपल जॉब्स रख लें, प्रेसिडेंट, सेल्समैन, एनालिस्ट, मैनेजर, क्लर्क। ठीक है ना, एक मास्टर टेबल बना लें। जैसे हमारा सेल ग्रेड का टेबल है, तो हमने सैलरी की वेरिफिकेशन कहाँ से की है, सेल ग्रेड के टेबल से। तो आप जॉब टाइटल की वेरिफिकेशन जॉब आईडी के टेबल से करेंगे। एक टेबल क्रिएट कर लें जॉब आईडी का, उसमें मल्टीपल जॉब्स इंसर्ट करें। अब जब यूज़र यहाँ जो भी जॉब टाइटल दे, तो जाके चेक करेंगे मेरे उस टेबल में ये आईडी है भी या नहीं है। अगर है तो वैलिड, नहीं है तो इनवैलिड। फिर उसको यहाँ लाकर आप चेकिंग कर लें। व्यू क्रिएट कर लें, मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं, व्यू से कर लें। बेहतर तरीका ये है कि आप उसके लिए एक स्पेसिफिक टेबल बनाएं। एक लॉन्ग और अच्छा कोड आपको मिलेगा। अच्छा कोड इसलिए मैं कह रहा हूँ, असल में होगा ये, अगर आप EMP से चेक करोगे ना, तो फिर आप EMP के अंदर कोई नई जॉब इंसर्ट नहीं कर सकते। वो जाके चेक करेगा, मैनेजर है नहीं है, सेल्समैन है वो भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, क्लर्क भी नहीं है, एनालिस्ट भी नहीं है। अब मुझे HR या न्यू सेल्समैन की जॉब ऐड करनी है, तो वो तो वही जॉब इंसर्ट करने देगा जो EMP टेबल में एग्जिस्ट हो रही है। तो न्यू जॉब तो आपको क्रिएट कर ही नहीं सकते, इसका मतलब है फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आप एक सेपरेट टेबल क्रिएट करते हैं तो बिल्कुल वही सिनेरियो है कि आप पहले DPT में इंसर्ट कर दें, फिर चाइल्ड जितने बनाना चाहें बना लें। तो आप जो आज जॉब में जब न्यू अकाउंट या न्यू HR या न्यू सेल्समैन की जॉब भी इंसर्ट करेंगे, तो वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करने देगा, मास्टर टेबल बन जाएगा आपके पास। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, हो जाएगा असाइनमेंट। चलें, ये काम भी हो गया। ये हमारे पास एक प्रोसीजर था, get_id। क्या कर रहा था ये आपको एक ID जनरेट करके दे रहा था, और ये पब्लिक टाइप का प्रोसीजर है। पब्लिक टाइप का प्रोसीजर क्यों है, क्योंकि आप इसको add_emp_sale में भी कॉल कर रहे हैं, और इसके अलावा एक प्रोसीजर आपका इस नाम से भी तो बना हुआ था पहले। ये तो मैंने ऐड करने के बाद यहाँ पर न्यू वर्डिंग ऐड की, अदर ऑब्जेक्ट बन गया।
तो ये जो आपके पास प्रोसीजर्स हैं तमाम तर, ये वाले, ये एक नहीं मल्टीपल कोड के अंदर कॉल हो रहे हैं, और आप मज़ीद इसको अदर यूज़र को भी राइट दे सकते हैं, चाहे तो वो भी इसको कॉल कर सकता है। सही। अब हम थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या लगा रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जो कोड है ना, गेट अंडरस्कोर आईडी, ये वाला प्रोसीजर, ये सिर्फ मेरे लिए हो। अगर मैं इसको पब्लिक क्रिएट कर देता हूँ तो पब्लिक को तो कोई भी एक्सेस कर रहा है। मेरी डेटा डिक्शनरी है, उसमें हम सब यूज़र हैं, वही ऑब्जेक्ट मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं, और हम अदर पब्लिक को भी दे रहे हैं। HR भी यूज़ कर रहा है उसको, तो अदर स्कीमा में भी यूज़ हो रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता मेरा कोड सिर्फ मेरे लिए हो। आप मेरे कोड को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि मैंने उसके राइट्स नहीं दिए। अगर पब्लिक टाइप का क्रिएट कर दिया तो फिर सभी को यूज़ करना पड़ेगा, लिहाजा मैं इसको पब्लिकली क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी में है। डेटा डिक्शनरी किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, सबके लिए। ठीक है। अगर आप इसको अपने इस प्रोसीजर को रिमूव भी कर दें तो इससे गेट अंडरस्कोर आईडी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऐड अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर रिकॉर्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इन दोनों पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो इंडिविजुअल हैं, पब्लिक टाइप के हैं। अब वैलिड अंडरस्कोर सेल है, किसी भी सिनेरियो के अंदर आपको सैलरी की वैलिडिटी चेक करनी है तो आप इस फंक्शन को कॉल करके चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये प्रोसीजर के थ्रू इंसर्शन ही करें, इनॉमिस ब्लॉक बना के जस्ट चेकिंग कर लें। वैलिड अंडरस्कोर सेल है ना, हमने कहा डिक्लेयर, एक वेरिएबल लिया v अंडरस्कोर सैलरी, डेटा टाइप कैसी होगी इसकी? बूलियन होगी। और हमने यूज़र से कहा कि आप क्या करो, एक न्यू अंडरस्कोर सेल के अंदर डेटा दे दो, कॉलन इक्वल टू m% ऑफ सैलरी। यूज़र ने सैलरी भी इंटर कर दी, बिगिन पे आ गए, और हमने कहा कि v अंडरस्कोर सैलरी के अंदर कॉल करो आप वैलिड अंडरस्कोर सेल। कौन सी सेल के साथ? न्यू अंडरस्कोर सेल के साथ। ये फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। हमने कहा कि अगर v अंडरस्कोर सैलरी, देन क्या करें? m% ऑफ d, योर सैलरी इज वैलिड। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो योर सैलरी इज इनवैलिड। कह रहा सैलरी दें, मैंने कहा 1000, कह रहा आपकी सैलरी वैलिड है। सैलरी इज इनवैलिड। तो आपने जो फंक्शन क्रिएट किए वो तो पब्लिक टाइप के हैं, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये जो हमारे पास तमाम तर प्रोसीजर था, कौन सा प्रोसीजर जिसको भी डिस्कस कर रहे थे हम, गेट अंडरस्कोर आईडी, एज इट इज इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और ना सिर्फ इसको कर सकते हैं बल्कि हमने कहा कि ग्रांट एग्जीक्यूट ऑन गेट अंडरस्कोर आईडी टू HR, ये भी हो सकता है। अपने स्कीमा में नहीं, अदर स्कीमा के पर्सन भी इसको गेट कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक टाइप है, वो तो स्टोर इन्फॉर्मेशन है। स्टोर का तो कॉन्सेप्ट ही यही है। फ्यूचर में आप रीयूटिलाइज कर सकते हो, और अदर पर्सन अदर स्कीमाज में भी कॉल हो सकता हो। इनॉमिस में नहीं हो सकता, इनॉमिस तो गया। अब सिनेरियो ये है कि जो हमारे पास जो पब्लिक टाइप ऑब्जेक्ट था, अब हम इसको पब्लिक से कन्वर्ट करेंगे प्राइवेट में। ठीक। जो इन्फॉर्मेशन सब रीड कर रहे हैं, सब उसको गेट कर रहे हैं, हम सबके लिए नहीं चाहते, सिर्फ अपने लिए चाहते हैं। ये कोड हमारे पास मौजूद था। ये फंक्शन था गेट अंडरस्कोर
आईडी इसको एज इट इज रहने दें। ये हमने एक ब्लॉक बना लिया जिसके अंदर हम एक और प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, प्राइवेट प्रोसीजर, ठीक है, जिससे आप नेस्टेड ब्लॉक कहते थे, इसको आप नेस्टेड प्रोसीजर भी कह सकते हैं। प्रोसीजर विद इन अ प्रोसीजर, एक प्रोसीजर के अंदर आप मजीद एक और प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर कोई पर्सन हमारे इस ऐड अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर सेल को एक्सेस कर सकता है तो ही वो उसको गेट आईडी को भी गेट कर सकेगा, क्योंकि प्राइवेट है। रूम में जो सामान रखा हुआ है अगर किसी के पास लॉक की होगी तभी तो आके एक्सेस करेगा ना इसको, वो अदरवाइज कैसे करेगा। हाँ, लेकिन अगर इसको उठा के आपने रूम से बाहर रख दिया फिर तो ओवरऑल है सबके लिए। हम क्या कर रहे हैं, वो जो बाहर आइटम रखा हुआ है पब्लिकली उसको अपने पर्टिकुलर ब्लॉक में लेकर आ रहे हैं ताकि सिक्योरिटी मिल जाए। अच्छा, क्रिएट कहाँ करेंगे, यहाँ तक तो हमारे पैरामीटर हैं। पैरामीटर के बाद हमारे इस प्रोसीजर के अपने वेरिएबल्स हैं, तो इन वेरिएबल्स के बाद और इसके बिगिन से पहले ये ब्लॉक मैंने रिजर्व किया है कि इस स्पेस के अंदर मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। बाउंड्री लाइन बना ली। हमने कहा कि प्रोसीजर होगा हमारा कौन सा होगा, गेट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर आईडी के नाम से। ये न्यू आईडी आपको रिटर्न करेगा। क्रिएट और रिप्लेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। शायद आपको याद हो जब हम एक प्रोसीजर को अदर प्रोसीजर्स या इनोमिस में कॉल कर रहे थे, और अभी भी तो कर रहे हैं, ये रहा, तो यहाँ हमें एग्जीक्यूट की ज़रूरत तो नहीं है, एग्जीक्यूट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्योंकि वो तो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के लिए। एज इट इज़ जब ये आउटर क्रिएट होगा तो इसके साथ ये इनर भी क्रिएट होगा, तो यहाँ क्रिएट और रिप्लेस की कीवर्ड यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोसीजर से स्टार्ट होगा। ये अलग फिजिकली एक्सेस करेगा? नहीं, प्राइवेट है। तो इसको बनाने का फायदा होगा एक्सेसिंग सिक्योरिटी। रूम में जो भी कुछ है अगर रूम को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो भी जाएगा। अंडरस्टूड है ना, सब ब्लॉक है। अगर आपने फ्लोर ही गिरा दिया तो ये बताना पड़ेगा कि फ्लोर के साथ रूम भी गिरेंगे। अंडरस्टूड है, वो भी जाएगा। सर जो मेन प्रोसीजर है वो तो पब्लिक है ना? जी हाँ, वो मेन पब्लिक। सब पब्लिक, तो सभी इसको एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट को? वो सिर्फ इसके साथ कॉल कर सकते हैं, इसको इंडिविजुअल नहीं कर सकते। अभी हमने यहाँ पर वैलिड सेल चेक किया, वो वैलिड सेल यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो रहा है, और अभी हमने चेक किया इनोमस में भी हो रहा है। लेकिन अब ये गेट आईडी है, ये इसके लिए भी है, अदर के लिए भी है, लेकिन हमारा न्यू आईडी सिर्फ इसी कोड के लिए होगा, अदर के लिए नहीं होगा। आप इसको यहाँ से उठाकर कहीं और लेके नहीं जा सकते। कोई और भी प्रोसीजर कॉल करेगा तो उसका जो न्यू प्रोसीजर हम सब क्रिएट कर रहे हैं वो भी इसको कॉल कर सकते हैं? इसी के साथ होगा, वो इसी के साथ पर्टिकुलर नहीं होगा। अगर वो ये चाहता है कि मैं इसके थ्रू इस गेट न्यू आईडी को कॉल कर लूँ, ये नहीं होगा। उसके लिए आपको इसका कीवर्ड चाहिए होगा। इसी सिनेरियो में कॉल हो सकता है, ऐड अंडरस्कोर EMP में हो सकता है, वैलिडिटी के लिए चेक नहीं हो सकता। इसको इंडिविजुअल नहीं कर सकते? नहीं, इंडिविजुअल नहीं कर सकते। प्राइवेट बनाने का मकसद ये है कि आप इसको यहाँ से सेपरेशन नहीं कर सकते, इस ब्लॉक के साथ ही यूज होगा। प्रोसीजर गेट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर आईडी क्या करेगा ये, हमने कहा कि ये हमें एक आईडी देगा आउट मोड के अंदर। डेटा टाइप कैसा होगा इसका, नंबर होगा। इस एक वेरिएबल ले लिया हमने न्यू आईडी, डेटा टाइप नंबर कॉलन इक्वल टू 0 बिगिन, और बिगिन में हमने कहा कि सेलेक्ट मैक्स ऑफ EMPNO +1 इनटू न्यू अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम scott.emp, और जो भी वैल्यू हमारे न्यू आईडी के अंदर आ जाए उसे कहाँ पास कर दो आप, आईडी को। आईडी को क्यों मैंने कहा, क्योंकि आईडी आउट मोड पैरामीटर है, इसलिए वर्ड यूज किया। आईडी को रिटर्न कर दो, और यहाँ हमारे प्रोसीजर का एंड हो गया। सही, न्यू आईडी कैलकुलेट करेगा,
और कैलकुलेट करके कहाँ स्टोर करेगा, न्यू आईडी में। तो न्यू आईडी की जो भी वैल्यू है किसको दे दो आप, आईडी को। आईडी आउट मोड से पैरामीटर आउट लेकर एग्जिट हो गया। जब हमने कॉल किया था गेट अंडरस्कोर आईडी को मैक्स आईडी में, तो यही सिनेरियो कॉल कर रहे हैं। और अब हमारे प्रोसीजर का नाम क्या होगा, गेट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर आईडी। अब हम पब्लिक को कॉल नहीं कर रहे, प्राइवेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। प्राइवेट जो हमारे पास ऊपर सब कोडिंग हुई है, ठीक है। एग्जीक्यूट ऐड अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर सेल। और सेल के अंदर क्या पैरामीटर थे, नेम था, नेम के बाद जॉब टाइटल है, जॉब के बाद सैलरी है, और सैलरी के बाद डिपार्टमेंट नंबर 30, और 30 के बाद MGR 7788। कह रहा है कि ये आईडी क्रिएट हो गई। कैसे क्रिएट हो गई, तमाम तर वैलिडिटी को चेक किया, सैलरी भी वैलिड है, MGR भी वैलिड है। चेक ने पास किया कि जी दोनों ट्रू हैं, सही है। इंसर्ट करने आओ न्यू आईडी के लिए, गेट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर आईडी। कौन सा फंक्शन कॉल किया, जो हमारा प्राइवेट ही प्रोसीजर था। उसने आपको आईडी जनरेट करके दे दी मैक्स आईडी में, और उस आईडी को लेके आपने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। ये आईडी हमें खुद से नहीं दी, ऑटो जनरेटेड, ऑटो जनरेटेड। इसलिए हमने यहाँ पर एक्सेप्शन वगैरह को भी हैंडल नहीं किया, डुप्लीकेट वगैरह को। जब ऑटो जनरेट हो रहा है तो डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है जी। तो जिस प्रोसीजर को आप सेपरेटली क्रिएट कर रहे थे, चाहें तो विद इन आप प्रोसीजर भी आप सब कोडिंग कर सकते हैं, जिस तरह हमने नेस्टेड की थी। और यकीनन ऐसा होना ही चाहिए, सेपरेशन ज़रूरी है। सेपरेशन का मतलब, एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर हम छोटे छोटे केबिन बना लेते हैं। शायद आपने देखा होगा ओपन केबिन भी होते हैं। ओपन केबिन एक ही इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन छोटा सा सेपरेशन ब्लॉक दिया हुआ है, ताकि आप अपने टास्क को प्रॉपरली अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, और इससे परफॉर्मेंस भी फास्ट होगी। आपने जब इसको कॉल किया तो ये जाकर डेटा डिक्शनरी में सर्च करेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी मुझे एक चीज़ डस्टर उठा दें, अब वो डस्टर आपके इस रूम में कोने पे भी रखा हुआ है, और मैं आपसे कह रहा हूँ वहाँ से नहीं चाहिए, बाहर से लेकर आओ, तो वहाँ से लाने में और यहाँ से गेट करने में टाइम डिफरेंस मिलेगा आपको। प्लस दूसरी बात ये कि जब हमारे पास एक मेन ऑब्जेक्ट बफर में लोड हो गया, ऐड अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर सेल, जब ये लोड हुआ तो इसके साथ ये सब भी तो लोड हुआ होगा। लेकिन अगर आप इसको आउट साइड से कॉल करते हैं तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग वो उसको भी बफर में लोड करता, उसको भी फिर कॉल करने जाता डेटाबेस पर। 2 टाइम IO जनरेट हो रहा होता, यहाँ सिंगल अटेम्प्ट में ही वर्किंग हो गई। इसकी परफॉर्मेंस भी उस पब्लिक से फास्टर होगी, क्योंकि 1 अटेम्प्ट में ही काम हो रहा है, ठीक। और आपके नियरेस्ट ही डेटा है, एक ही अटेम्प्ट में, एक ही बंडल में, एक ही पैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है, आपको बार बार गेटिंग नहीं करनी पड़ रही, ठीक है ना भाई। कोई आइटम आपने परचेज किया, अगर मुख्तसर सा है तो वो तो आपको ऐसे ही हाथ में दे देता, आप जेब में रख के ही ले आते हैं उसको। लेकिन अगर ऐसे मल्टीपल हों तो फिर आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। आप कहेंगे उसको कार्टून दो, शॉपर दो, कोई ना कोई इसके लिए एक ऐसा दो जिसका मैं बंडल बना लूँ, जिसको मैं एक ग्रुप के अंदर हैंग कर लूँ, ताकि एक ही दफ़ा में बासानी मूव कर लूँ। सेम सिनेरियो कि जब ये बफर में लोड हुआ तो इसके साथ जितने भी सब कोड थे वो सारे के सारे बफर में लोड हो गए एक ही अटेम्प्ट के अंदर, तो इससे परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलेगी। सही, सिक्योरिटी के अलावा परफॉर्मेंस भी आपसे बेहतर मिलेगी। और परफॉर्मेंस का इशू अक्सर आ रहा होता है, जब आप प्रैक्टिकली वर्किंग कर रहे होते हैं तो अक्सर और बेशतर परफॉर्मेंस का ही इशू आता है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको आइडिया है, लॉजिक भी क्रिएट हो गई, कोडिंग भी आपको आ गई है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही सिनेरियो में कर रहे हैं। इशू क्या आ रहा है कि पहले 100 रिकॉर्ड थे, अब 1000 हुए, फिर लैक्स हुए, फिर लैक्स मल्टीपल लैक्स हुए, तो वहाँ जाकर परफॉर्मेंस डाउन होती चलेगी।
और अगर प्रैक्टिकल नहीं भी किया तो एक्स पे तो यूज़ करते ही हैं हम। फॉर्मेट करके न्यू इंस्टॉलेशन पे उसका रिज़ल्ट देख लें और आफ्टर 1 मंथ देख लीजिएगा क्या आ रहा है। परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ जाता है कब? जब डेटा हैवी होना शुरू होता है, उस वक्त फिर आपके ही काम आएगा। ये कोड हमने क्रिएट किया था सब प्रोग्राम, और सब प्रोग्राम के अंदर हमने इसको बनाया था प्रोसीजर से। अब ये सब प्रोग्रामिंग करते हैं हम विद फंक्शन। यही टास्क परफॉर्म करेंगे लेकिन अब बनाएंगे फंक्शन। ठीक है जी, फंक्शन तो बनाना आता है ना, प्रैक्टिस है। चलें, फंक्शन गेट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर आईडी, गेट EMP अंडरस्कोर आईडी। मोड तो इसमें आउट मोड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फंक्शन का सिनेरियो ये है कि फंक्शन तो रिटर्न करता है, और क्या रिटर्न करेगा? नंबर रिटर्न करेगा। बाकी सब कुछ वही है, न्यू आईडी जनरेट करे, और हमने कहा था कि इसको आप असाइन कर दो। यहाँ पे हमें रिटर्न करवानी पड़ेगी, रिटर्न न्यू आईडी। ये हमारा फंक्शन का बिहेवियर प्रोसीजर के साथ। सही? अच्छा, जब यहाँ पे चेंज हुआ तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग भी चेंज करना पड़ेगा। आपने वहाँ पर आउट मोड लिया था तो आउट मोड के अंदर मैक्स आईडी रखा था, अब आउट मोड तो रहा नहीं, लेकिन फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, तो रिटर्न टाइप को गेट करना ज़रूरी है। तो हमने कहा कि मैक्स अंडरस्कोर आईडी के अंदर इसकी वैल्यू को रिटर्न करो। सही? तो ये कन्वर्ट हो गया फंक्शन के अंदर, प्राइवेट फंक्शन के अंदर। वो EMP ऐड कर देते हैं उसकी जगह। किसको? प्रोसीजर का नाम लिखा हुआ उसकी जगह वो फंक्शन का नाम सही। ये कोड था हमारे पास, हमने इसी कोड को लेकर एक और रिकॉर्ड क्रिएट किया। तो वो कह रहा है कि अब 205 के साथ आपकी नई आईडी जनरेट होगी। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट वही है, टास्क वही है, लेकिन वो हमने सब प्रोग्रामिंग थ्रू प्रोसीजर किया था, और अब हमने उसी को कन्वर्ट कर दिया फंक्शन के अंदर। ठीक, इसी खुशी में हैंडल में कर लें जी आप। क्लास 5 पेज नंबर 16 ऑफ 22। एडवांसमेंट इन सब प्रोग्रामिंग। तो ये आपके पास है क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर ऐड अंडरस्कोर DPT। तो ये DPT के साथ है, हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो EMP के साथ कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ DPT में ही इंसर्शन कर रहा है, तो ये क्योंकि EMP में है तो EMP के लिए हमने यहाँ पर मज़ीद कॉलिंग भी कर ली। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड प्रोसीजर और फोर्थ प्राइवेट फंक्शन। ठीक, इसके बाद आगे और मज़ीद कह रहे हैं इन्वोकिंग प्रोसीजर सब प्रोग्रामिंग। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास है, हमने सब प्रोग्रामिंग में प्रोसीजर्स को भी चेक कर लिया और फंक्शंस को भी चेक कर लिया। इसके बाद यही कॉन्सेप्ट आगे जाके अगेन है पेज नंबर 17 के ऊपर, इन्वोकिंग प्रोसीजर सब प्रोग्रामिंग। देन हैंडल एक्सेप्शन एग्जाम्पल, ये तो ऑलरेडी हम परफॉर्म कर चुके हैं। क्लियर? अच्छा, ये हैंड आउट से जो ना हम टॉपिक कर रहे हैं, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये कोड अगर हैंड आउट में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। तो टॉपिक तो यही है, सिनेरियो डिफरेंट है। तो अगर आप एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कोई असाइनमेंट एडिशनल करना चाहते हैं कि इसको किसी और तरीके से करके देख लें,
तो इसकी एग्जाम्पल फिर आपका हैंड आउट भी है, आप प्रैक्टिस इससे भी कर सकते हो। इसके बाद ये हमारे पास आगे है नेक्स्ट पेज के ऊपर एक्सेप्शन नॉट हैंडल। तो बाहर ये भी हमारे पास हो चुका है, और एक्सेप्शन को तो बहुत तफसीली हम कर चुके हैं। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन भी हमने देख ली है, यूज़र डिफाइंड विद कोड और कोड लेस भी चेक कर लिया, ठीक है ना। फंक्शन एग्जाम्पल, तो फंक्शन भी भाई कर चुके हैं। यूजिंग अबव फंक्शन इन द इनोमिस ब्लॉक, इनोमिस ब्लॉक में भी कॉल कर चुके हैं। फंक्शन को प्रोसीजर में भी कॉल कर चुके हैं, और फंक्शन को सब प्रोग्रामिंग में भी कर चुके हैं, ठीक है। मैं सिर्फ हेडिंग जो बोल्ड है इसको पढ़ रहा हूँ। इसके बाद है जी म्यूटेटिंग फंक्शन। म्यूटेटिंग फंक्शन देखते हैं, म्यूटेटिंग फंक्शन क्या है, फिर आपका अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। म्यूटेटिंग फंक्शन कह रहे हैं क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन DML अंडरस्कोर कॉल। फंक्शन बना रहे हैं और फंक्शन के अंदर फंक्शन का नेम क्या है, DML अंडरस्कोर कॉल। पी सेल इन नंबर, रिटर्न क्या करेगा, आपको नंबर ही करेगा। इज मैक्स नंबर 0। इसके बाद हमने कहा मैक्स ऑफ EMP नंबर +1 इंटू मैक्स ID फ्रॉम EMP। एक हमने न्यू ID भी गेट कर ली EMP से, सेल हमने यूजर से ले ली, 2 वैल्यू मिल गई। इंसर्ट इनटू EMP में इंसर्शन करनी है। ID क्या ले, मैक्स ID। यूजर नेम में करंट यूजर यानी स्कॉट, जॉब टाइटल में क्लर्क, MGR में 7788, डेट के अंदर सिस्टम डेट -1000, पी सेल के अंदर जो सैलरी आपने यूजर से ली, MGR नल और डिपार्टमेंट नंबर 10। साथ ही साथ रिटर्न क्या करें, जो भी यूजर ने सैलरी दी उसमें +1 करने के बाद नंबर ऑफ 1000 को रिड्यूस कर देगा डेज के अंदर। इसको आप इस तरह देख लें, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, क्या नाम था उसका, DML अंडरस्कोर कॉल। DML अंडरस्कोर कॉल क्या करेगा, एक सेल ले लेगा पी सेल नंबर टाइप के अंदर, सही नहीं, वी से ले लूँ, पी पसंद नहीं है क्या, P4 पाकिस्तान है तो पसंद होना चाहिए। क्या कर दूँ, रिटर्न क्या करेगा, नंबर इज जी जनाब। सर इन्होंने आप पी सेल इन नंबर की लिखा हुआ है। सही, क्या है, इन है, इन का मतलब होता है अंदर। आप यूज़र से वैल्यू गेट करना चाहते हैं, यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए हमारे पास इन मोड का पैरामीटर M% यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन गेटिंग वैल्यू। तो उस गेटिंग वैल्यू के लिए हम इन मोड यूज़ कर रहे होते हैं। अगर वैल्यू को वापस वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वो आउट मोड है, ठीक है। अच्छा फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर आउट मोड नहीं होता, फंक्शन में रिटर्न होता है। वो आउट मोड का बिहेव जो है वो प्रोसीजर के लिए, इन मोड दोनों में, क्योंकि फंक्शन में भी इन होता है, यूज़र से वैल्यू आप फंक्शन में भी गेट कर सकते हैं और प्रोसीजर में भी गेट कर सकते हैं। आउट देख का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, प्रोसीजर में आउट है, फंक्शन में रिटर्न है। तो क्योंकि फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं लिहाजा वो रिटर्न टाइप होगी, सही। वेरिएबल ले लिया हमने एक मैक्स ID। मैक्स ID लेने के बाद हमने कहा कि क्या करो आप, सेलेक्ट मैक्स ऑफ EMPNO +1 इंटू मैक्स अंडरस्कोर ID फ्रॉम scott.emp। तो हमारे पास एक मैक्स ID भी हमें मिल गई, सही। इंसर्ट इनटू EMP, और EMP में हमने कहा कि वैल्यूज़ क्या होंगी, एक तो होगी मैक्स अंडरस्कोर ID जो यूज़र ने जनरेट की, यूज़र नेम, ठीक है, EMPNO, नेम, जॉब, सेल,
MGR, हायर रेट और डिपार्टमेंट नंबर के अलावा कमीशन। इन्हें में हमने कहा यूज़र होगा, जॉब में क्या होगा, जॉब हमने कहा कि जी सेल्समैन है, सेल्समैन के अलावा सैलरी कितनी होगी इसकी 1000 होगी, बल्कि 1000 क्यों होगी, V_सेल होगी, वो तो यूज़र से हमने लिया ना। MGR क्या होगा 7788, हाई डेट क्या होगी 6 डेट और डिपार्टमेंट नंबर क्या होगा 30, कमीशन क्या होगी नल। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि V_सेल का मल्टीप्लाई बाय 0.10, सही, ये कमीशन भी हो सकता है। क्लियर? अच्छा है फंक्शन ही है, तो फंक्शन है तो फंक्शन की तो रिटर्न टाइप होती है, तो हमने कहा रिटर्न क्या करो आप P_सेल में 1000 प्लस करके, जब ही होगा ये हो गया थी हमारे पास एंड। सही, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? सिंपल ही तो इंसर्शन है, कुछ भी नहीं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है ना +1 का, या जो आपके हैंड आउट में यहाँ -1000 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ रिजल्ट पे फ़र्क आएगा। मैं अगर 1000 की सैलरी दे रहा हूँ तो क्या करेगा, उसको 2000 कर देगा, 2000 दे रहा हूँ तो 3000 शो कर देगा, बस ये होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट म्यूटेट का नहीं है। आगे देखें आपके हैंड आउट के अंदर एक छोटा सा ब्लॉग भी बना के दिया होगा इसमें। एक वेरिएबल लिया हमने VAR, वेरिएबल रिजल्ट के लिए, डेटा टाइप कैसा होगा इसका नंबर। एक बाइंड पैरामीटर, एक बाइंड वेरिएबल क्रिएट कर दिया। क्यों कर दिया, हमने कहा कि एग्जीक्यूट करें किसको, कॉलन रिजल्ट को। क्या एग्जीक्यूट करना है इसके अंदर, तो हमारे फंक्शन का नाम क्या है DML_कॉल, और सैलरी कितनी दी है 2000, सही, क्योंकि फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है और रिटर्न टाइप को किसी वेरिएबल में स्टोर करना ज़रूरी है। तो या तो हम इसके लिए बनाते हैं प्रोसीजर, या बनाते हैं फंक्शन, या इसको इनॉमस में कॉल करते हैं। लेकिन अगर इसको SQL प्रॉम्प्ट पे यूज़ करना है तो उसके लिए क्या होगा, एग्जीक्यूट करेंगे इसको DML_कॉल विद 2000 सैलरी की जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा +1000 यानी 3000, तो 3000 किस में स्टोर होगी, रिजल्ट के अंदर। कह रहा है ओके जी, प्रिंट किया हमने तो कह रहा है सैलरी आपकी कितनी है, वजह उसकी ये है। टेबल में इंसर्ट कितना हुआ होगा, 2000 ही हुआ होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर V_सेल को ही इंसर्ट करवाया है, जो कि हमने यूज़र से गेट किया था, लेकिन डिस्प्ले करते वक्त 1000 का सम ले लिया। अच्छा जी, एग्जीक्यूट हो गया, उसने वैल्यू भी दे दी, कोई किसी तरह का एरर भी नहीं आया, और ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई। कौन सा होगा, ये स्कॉट वाला 8206 कमीशन है ना इसके अंदर, क्योंकि बाकी सब में तो कमीशन नल हमने इंसर्ट करवाई थी, इसमें तो कमीशन 10% ली है, तो 2000 का 10% 200। अच्छा जी, ये वैल्यू प्रॉपरली इंसर्ट हो गई, 2000 का अमाउंट भी आ गया। इसका मतलब ये है कि DML आप प्रोसीजर से भी कर सकते हैं और फंक्शन से भी कर सकते हैं, ये मतलब हुआ। अब तक प्रोसीजर से तो हम परफॉर्म करते ही आ रहे थे और फंक्शन से कॉल करके आप देख लिया। अच्छा जी, फंक्शन को हम सेलेक्ट स्टेटमेंट पे भी तो यूज़ करते हैं। DML_कॉल, सैलरी कितनी होगी 2000 फ्रॉम 12। कैन नॉट परफॉर्म अ DML ऑपरेशन,
इनसाइड आ क्यूरी। आप किसी भी क्यूरी के अंदर डीएमएल परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक, शायद आपको याद हो हमने जिस वक्त फंक्शन स्टार्ट किया था तो फंक्शन और प्रोसीजर का डिफरेंस देखा था। प्रोसीजर इज द कंप्लीट स्टेटमेंट बट फंक्शन इज द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। कंप्लीट जो डीएमएल स्टेटमेंट है या किसी भी तरह की कोई भी स्टेटमेंट आप यूज़ करना चाहते हैं वो सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर के लिए है। लेकिन उस कंप्लीट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए अगर आपको कोई भी छोटा सा पार्ट क्रिएट करना हो तो वो छोटा सा पार्ट एक फंक्शन हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ मैक्स आईडी क्रिएट की है तो आप फंक्शन को इस पर्पस के लिए तो यूज़ कर सकते हैं। इस पर्पस के लिए जैसा कि अभी हमने पहले भी कोडिंग की थी, सब प्रोग्रामिंग फंक्शन एट द टाइम ऑफ इंसर्शन कॉलिंग प्राइवेट फंक्शन। तो ऐड अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए आईडी चाहिए थी। तो इस आईडी के लिए तो हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एज अ होल स्टेटमेंट के लिए आप किसी फंक्शन को क्रिएट नहीं करेंगे। सही, वो इस लेवल के ऊपर आपको एक एरर जनरेट करके परफॉर्म कर देगा, म्यूटेट का एरर दे देगा। आप यहाँ पर डीएमएल परफॉर्म नहीं कर सकते। हालांकि प्रोसीजर को हमने हर लेवल पर परफॉर्म करके देख लिया, एग्जीक्यूट से भी चेक कर लिया, उसका रिजल्ट हम अपने बाइंड वेरिएबल में भी लेकर आ गए, प्रोसीजर को प्रोसीजर में भी कॉल कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोडिंग एरर था, समटाइम कुछ वर्ड मिसिंग थे, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन परफॉर्म हो सकता है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने तो आपको ये मैसेज दिया, ये थोड़ी कहा है कि आपके पास फॉर्मेट गलत है या ये ऑब्जेक्ट नहीं है या कुछ आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहा आप ये तो कर ही नहीं सकते। डीएमएल परफॉर्म हो ही नहीं सकता विद इन अ क्यूरी, और फंक्शन अमूमन क्यूरी में ही यूज हो रहा होता है। क्यूरी में कहाँ यूज हो रहा होता है? ये भी तो फंक्शन ही है जिसको आपने क्यूरी में यूज किया। इसके अलावा कहीं और यूज कर सकते हैं इसको कॉल करने का तरीका ही है, ठीक, या फिर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। तो बहरहाल यही आपके सामने है। यहाँ पर आपके सामने पहले एसक्यूएल क्यूरी यूज हुई हुई है, कह रहे हैं परफॉर्म कैन नॉट परफॉर्म अ डीएमएल ऑपरेशन विद इन अ क्यूरी इनसाइड अ क्यूरी, और आगे फिर इसी को यूज किया हुआ है एग्जीक्यूट के साथ। अच्छा जी, इसमें ये स्टेप नहीं, ये जो सामने ब्लॉक बना हुआ है आपके पास, तो इसमें डायरेक्ट एग्जीक्यूट कॉलन RE कॉलन इक्वल टू DML कॉल अंडरस्कोर इन द ब्रैकेट 2000 दिया हुआ है। वेरिएबल कॉल नहीं क्रिएट नहीं किया हुआ, तो आप RE अगर बनाएंगे तो पहले आपको RE से वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। पेज नंबर है 19 ऑफ 22, क्लास 5, सबसे लास्ट टॉपिक है म्यूटेटिंग फंक्शन का। यहाँ यूज होगा, यहाँ प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो चाहें तो उसको पेंसिल से ऐड कर दें। RE यूज हुआ है तो यहाँ पे लिख लें वेरिएबल RE नंबर, वेरिएबल RE नंबर। ये अपने हैंड आउट के अंदर सामने ब्लॉक बना है, इसमें ऐड कर दें। एग्जीक्यूट करने से पहले आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। सही, इसके बाद जी आपके पास टॉपिक है पैकेजेस का। हाँ, ब्रेक की मैं भी थोड़ा ब्रेक के बाद ही करता हूँ, क्योंकि अगर इसको स्टार्ट किया तो ये ऑफ तक चलेगा। आप DML फंक्शन में परफॉर्म नहीं कर सकते। करना है तो उसको स्टेटमेंट टाइप के ऑब्जेक्ट में ही